स्टार्ट करते हैं, और इसमें फिर वही पैरेलल थॉट्स मत रखना, ठीक है ना। समस्या क्या है, पुरानी चीज हिट कर रही होती है, अरे उस समय तो ऐसे पढ़ा था, नहीं, जीरो से पढ़ो, एकदम जीरो, फ्रेश सुनने की कोशिश करो हर चीज, ठीक है ना। चलो, तो प्रोबेबिलिटी, पहले प्रोबेबिलिटी का जो फील है ना, अगर फील की बात करें तो एक वर्ड आपके माइंड में आएगा, चांस, ठीक है ना। एकदम देसी तरीके से सोचे तो प्रोबेबिलिटी मींस चांस, ठीक है ना। तो चांस किसका, ठीक है ना। तो यहां पर आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट को अगर देखा जाए प्रोबेबिलिटी के पॉइंट, लास्ट रो पेन कहां चला रहा है देखना, एक्सपेरिमेंट को अगर प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो दो तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है ना। एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। रैंडम और डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। अब देखो, रैंडम और डिटर्मिनिस्टिक में फर्क क्या है, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम आपको पता है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लो, तो केमिकल रिएक्शन का आउटकम आपको पता है कि ये कराएंगे तो यही तो होगा, है ना। बेस्ट एग्जांपल है फील करने का डिटर्मिनिस्टिक का, ठीक है ना। और रैंडम का मतलब क्या हुआ कि आपने जब एक्सपेरिमेंट किया तो आप ये श्योर नहीं हो कि क्या होगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक डाइस को थ्रो किया, है ना, हमने एक डाइस को थ्रो किया, तो क्या दिख रहा है, 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, लेकिन क्या आएगा हमें नहीं पता, यूनिफॉर्म डाइस को अगर थ्रो किया तो, ठीक है ना। सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब चांस की बात होगी तो कैसे एक्सपेरिमेंट्स की बात होगी, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की बात। चांस की बात मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात, क्लैरिटी है ना। तो अब रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम क्या डिफाइन करेंगे, एन एक्सपेरिमेंट रिजल्टिंग इन 2 और मोर आउटकम्स। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके 2 या उससे ज्यादा आउटकम हो, वो रैंडम हुए, है ना। मतलब यहां पर मैं क्या बोलूंगा, एन एक्सपेरिमेंट रिजल्टिंग इन 2 और मोर आउटकम्स, रिजल्टिंग इन 2 और मोर आउटकम्स। तो अपने आप डिटर्मिनिस्टिक का फील क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखो, जैसे ही हम ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब समझे, तो तुरंत यहां पे एक वर्ड आने लगा, सैंपल स्पेस, ठीक है ना। स्टार्ट की थ्योरी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको इंपॉर्टेंस दीजिएगा बराबर, है ना। तो सैंपल स्पेस का फील क्या है ना, तो कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब आपने कंडक्ट कराया, है ना, तो सैंपल स्पेस का फील एक तरीके से माइंड में क्या रहा है कि उसके जितने भी आउटकम्स है उनका कलेक्शन, है ना, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उनका कलेक्शन एक तरीके से हमें सैंपल स्पेस का फील दे रहा है, यस और नो, ठीक है। अब इसको और थोड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है। तो सेट ऑफ ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, यहां तक तो आप भी सोच रहे हो, है ना, लेकिन मैं इसमें कुछ और बोल रहा हूं, ठीक है ना। वैसे आउटकम्स सच दैट दे आर इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है ना। तो इक्वली लाइकली का मतलब किसी की किसी पर कोई प्रायोरिटी ना हो, किसी की किसी पर कोई प्रायोरिटी, मतलब एक आउटकम के दूसरे आउटकम पर कोई प्रायोरिटी ना हो, ठीक है ना। अब इसको समझने का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। मान लो एक एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट कराया, थ्रोइंग ऑफ अ पेयर ऑफ डाइसेस एंड देन सम ऑफ फेसेस देखना, मतलब हमने एक पेयर ऑफ डाइसेस थ्रो किए और फेसेस का जोड़ देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, डाइसेस आर डिस्टिंक्ट,
तो पेयर ऑफ डाइसेस थ्रो करके हम फेसेस का जोड़ देख रहे हैं। तो आपसे जब मैंने कहा कि सैंपल स्पेस सोचो, तो आप में से कुछ लोगों ने सोचा कि सर 36 आउटकम्स हैं, 1 1 1 2 1 3 अप टू 1 6, 2 1 2 2 2 3 अप टू 2 6, ऐसे ही 6 1 6 2 6 3 अप टू 6 6। किसी ने, आप में से किसी ने कहा कि सर 36 आउटकम्स हैं। आप में से ही किसी ने कहा कि सर जब बात जोड़ की ही हो रही है, तो जब हम थ्रो करके फेसेस को जोड़ेंगे तो वो फेसेस का सम या तो 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, ऐसे ही अप टू 12। तो आप में से किसी ने एक सेट सजेस्ट किया जिसके 36 एलिमेंट्स हैं, और किसी ने एक सेट सजेस्ट किया जिसके 2 से लेकर 12 तक 11 एलिमेंट्स हैं, है ना। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो आपको भी ठीक है सर, दोनों सैंपल स्पेस है ना। तो लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो आप सेकंड वाले को सैंपल स्पेस की तरह ट्रीट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि दोज आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। 2 आने का तरीका 1 1 है, 3 आने का तरीका 2 है, 1 2 से भी आ सकता है, 4 आने का तरीका 3 है, 2 2 3 1 1 3। तो दोज आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है। फिर एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हुआ कि दो आउटकम्स, वैसे दो आउटकम्स जिनको कि हम कह रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनका मतलब उनका साइमल्टेनियस अकरेंस पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि एक ही एलिमेंट को एक से ज्यादा बार ना कंसिडर करो। ये कोई बड़ी बात है नहीं, हम कभी वैसे करेंगे थोड़े ना। और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कुछ भी छूटे ना, तो ये भी गलती नहीं होगी। किसी एक्सपेरिमेंट के आउटकम हम छोड़ेंगे क्यों, है ना। तो इसका मतलब मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इक्वली लाइकली को सोचो, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी सैंपल स्पेस सोच रहे हो तो वहां पे एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए, उन्हीं एलिमेंट्स का कलेक्शन उस एक्सपेरिमेंट के लिए आप सैंपल स्पेस ट्रीट कर सकते हो जिसमें किसी पर कोई प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसी बात को यहां लिखते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब हो गया द सेट ऑफ all possible outcomes, the set of all possible outcomes which are equally likely, mutually exclusive and exhaustive। अब देखो मैं तीनों जगह हाईलाइट करता हूं, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव is called sample space of the random experiment, ठीक है ना। अब इसमें अलग से मुझे लिखने की जरूरत है नहीं, फील तो एक बार को मैंने दे दिया। इक्वली लाइकली मतलब क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या, एग्जॉस्टिव मतलब क्या। अच्छा, सैंपल स्पेस इज अ सेट, क्या है, एक सेट है, ठीक है ना। अब यहीं पे सैंपल पॉइंट एक टर्म आ रहा है ना। तो यहां पर क्या बोलेंगे, ईच आउटकम इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। ईच आउटकम बेसिकली सैंपल स्पेस का हर एलिमेंट, है ना। तो ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस, sample space is called a sample point, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है इवेंट की।
ठीक है। इसके बाद बारी आती है इवेंट की। तो इवेंट सुन के फील क्या होगा? तो पहले इवेंट तभी फील होगा जब बात किसी सैंपल स्पेस की हो रही होगी, और सैंपल स्पेस की बात कब हो रही है? जब कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। तो एक सीढ़ी है, देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन सैंपल स्पेस, देन इवेंट, अंदर घुस रहे, ठीक है ना। तो अब इवेंट की बात करें तो जो अपना सैंपल स्पेस है ये एक सेट है, तो इस सेट का कोई भी सबसेट उसको हम कहेंगे इवेंट एसोसिएटेड विद दैट सैंपल स्पेस, ठीक है ना। तो देखिए, एनी सबसेट ई ऑफ द सैंपल स्पेस, एनी सबसेट ई ऑफ द सैंपल स्पेस, मान लो ब्रैकेट में रख लेते हैं से एस, कैपिटल एस, है ना, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एनी सबसेट ई ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, random experiment is called an event associated with that sample space, associated with that sample space, with that sample space, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, इस सिनेरियो को ऐसे समझा जा सकता है कि ये वेन डायग्राम के थ्रू कि ये अपने पास एस है ना, और ये अपने पास इवेंट ई है ना। तो यहां से क्या फील हो रहा है? पहली बात तो ई इज अ सबसेट ऑफ एस, इज अ सबसेट ऑफ एस, ठीक है। तो यहां से आप इजीली कह सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई सबसे कम क्या होगा? 0, और सबसे ज्यादा क्या होगा? NS, ठीक है। अब देखो यहां पर एक और चीज है, यहां पर एक और चीज है, ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं ई डैश और ई और ऐसा सी। तो ये जो ई डैश या ई और ई के ऊपर सी है ना, इसका मतलब हम क्या पढ़ते हैं इसको? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई। ई डैश का मतलब हुआ बेसिकली ई इज अकरेंस ऑफ ई, तो ई डैश इज नन अकरेंस ऑफ ई। मतलब आप यहां कह सकते हो इसको नन अकरेंस ऑफ ई, ठीक है ना, नन अकरेंस ऑफ ई। अब आप देखो यहां आपको कुछ बातें और फील होंगी कि पहली बात तो ई इंटरसेक्शन ई डैश क्या होगा? 5, क्योंकि ये डिसजॉइंट होंगे हमेशा, ठीक है ना। इतना ही नहीं, यहां पर आपको ई यूनियन ई डैश क्या फील होगा? S, ठीक है ना। और अगर आप बात समझ पा रहे हो तो यहां एक और बात आप लगे हाथों बोल पाओगे आप कि एनी प्लस एनी डैश इट विल बी NS, ठीक है ना। तो जैसे ही हमें एक बेसिक आइडिया लगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट देन सैंपल स्पेस देन रैंडम एक्सपेरिमेंट देन सैंपल स्पेस देन इवेंट, तो ये 3 बातों की अंडरस्टैंडिंग जैसे ही क्लियर हुई, अब यहां पर आपको एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन आ रहा है, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होगा? लेट E be the event, let E be the event associated with, let E be the event associated with sample space S, with sample space S, ठीक है ना। then the ratio number of elements in E upon number of elements in S, ये जो रेशियो है ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट E। तो NE अपॉन NS
is called the probability of occurrence of the event E. ठीक है ना? and is denoted by P ब्रैकेट में E. ठीक है ना? तो इसका मतलब यहां से हमें अब के बाद पीई को देख के फील क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट ई, और इसका डेफिनेशन क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये काउंटिंग ही तो हुआ, ठीक है ना? मतलब एस पूरा लिखना नहीं है, एस के एलिमेंट्स को गिनना है. ई पूरा लिखना नहीं है, ई के एलिमेंट्स को गिनना है. ठीक है ना? अब यहां से कुछ बेसिक बातें कि हम अगर ये फील रखते हैं कि एनी लाइज बिटवीन 0 टू ns, तो हम कह देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विल लाई बिटवीन 0 टू 1. ठीक है ना? तो अगर यहां पर PE 0 है ना, E इज नल इवेंट, इनफैक्ट इम्प्लाइड अपॉन. ठीक है ना? और अगर PE 1 है तो E इज श्योर इवेंट. ठीक है? अब जरा देखो तो PE डैश को आप क्या पढ़ोगे? PE डैश को आप पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ E. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ E. अब एनी प्लस एनी डैश आपके पास NS है ना? तो एनी प्लस एनी डैश आपके पास NS है. एनी प्लस एनी डैश आपके पास NS है. तो यहां से अपने पास PE प्लस PE डैश क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. PE प्लस PE डैश 1 हो जाएगा. अब ये बहुत काम की चीज़ है. किसी क्वेश्चन में आपको अकरेंस निकालने कह रहा है, पता चला नॉन अकरेंस बहुत आसान था, है ना? तो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी सोचते वक्त कभी भी आपको अकरेंस सोचते वक्त दिक्कत आ रही है, मैंने अकरेंस पूछा है और दिक्कत आ रही है, तो एक बार को माइंड में ज़रूर रखना कि कहीं नॉन अकरेंस आसान तो नहीं, या नॉन अकरेंस पूछ रहा है दिक्कत आ रही है, तो ये ज़रूर सोचना कि अकरेंस आसान है क्या, क्योंकि एक निकाल लिया तो दूसरा तो अपने आप निकाल लिया. ठीक है ना? अब यहां पर दो रेशियोज हैं, एक PE अपॉन PE डैश. ठीक है ना? एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी के केस में इसी रेशियो को आप एनी अपॉन एनी डैश भी कह सकते हो, क्योंकि NS से डिवाइड होगा. बात एक ही. तो अगर आप अकरेंस की प्रोबेबिलिटी को नॉन अकरेंस से कंपेयर करते हो, है ना, तो ये जो रेशियो है इज कॉल्ड odds in favor of event E. मतलब ये रेशियो इज कॉल्ड odds in favor of event E. और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप नॉन अकरेंस और अकरेंस को कंपेयर करते हो, है ना, तो इज कॉल्ड odds अगेंस्ट इवेंट E. odds in favor और odds अगेंस्ट इवेंट E. ठीक है ना? तो एक टर्म हो गया अपने पास odds इन फेवर, एक टर्म हो गया अपने पास odds अगेंस्ट. ठीक है ना? तो अब जैसे सोचो, मान लो मैंने कहा क्या कि लेट odds in favor of event E
ऑफ इवेंट E इज 13:7, है ना। तो इसका फील क्या हुआ? अगर मैं कह रहा हूं 13:7, इसका मतलब अकरेंस की प्रोबेबिलिटी अगर आप 13 अल्फा कहोगे, है ना, तो नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी कहोगे 7 अल्फा, है ना। और इन दोनों का जोड़ क्या होगा? 1 होगा। तो आपको यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई? तो आप देखो तो आपको अकरेंस की प्रोबेबिलिटी मिल गई और नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी मिल गई 17/20। जैसे मैंने कह दिया लेट, अच्छा ये रेशियो 1 से बड़ा आना मतलब अकरेंस के चांस ज्यादा है, 1 से छोटा आना मतलब अकरेंस के चांस कम है। इसी का जस्ट उल्टा, मान लो मैंने कहा लेट ऑड्स अगेंस्ट event E, let odds against event E is 4:9, ठीक है, 4:9। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? यहां PE डैश अगर 4 अल्फा है तो PE जो है वो 9 अल्फा है, ठीक है ना। और इन दोनों का सम कितना हो गया? 4 अल्फा प्लस 9 अल्फा को आप लिख सकते हो 1, तो देयरफॉर अल्फा आ गया 1/13। तो नॉन अकरेंस हो गया 4/13, अकरेंस हो गया 9/13, ठीक है ना। तो कभी भी ऑड्स इन फेवर ऑड्स अगेंस्ट आया तो उसमें कोई बड़ी बात होगी नहीं, आप इजीली वहां से अगर ऑड्स इन फेवर या ऑड्स अगेंस्ट पता है तो अकरेंस नॉन अकरेंस निकाल सकते हो, और अकरेंस नॉन अकरेंस पता है तो ऑड्स इन फेवर या ऑड्स अगेंस्ट आप जा सकते हो, ठीक है ना। तो अब यहां से अपने पास एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को करने के टूल अपने पास अब है, ठीक है ना। तो अब आपको मैं कई सारे क्वेश्चंस प्लान्ड है, उसके थ्रू एक बार को यूज टू बनाता हूं इसके, ठीक है ना। तो देखो जैसे यहां कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 इन अ थ्रोइंग ऑफ पेयर ऑफ डाइसेस, ठीक है। या चलो इससे पहले एक बात करते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, है ना। तो एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर इन अ थ्रोइंग ऑफ अ डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है ना। तो आपको सैंपल स्पेस क्या दिखा? 6, और कॉम्पोजिट नंबर कितने हैं? 2 ही, 4 और 6, है ना। तो आपको वो प्रोबेबिलिटी क्या दिखी? 2/6, और आंसर क्या दिखा? है ना। तो सबसे पहले ये विजुलाइज करने की जरूरत है कि ये 1/3 रेशियो का मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू 1/3 का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। तो कोई बताएगा वैल्यू 1/3 का फील क्या हुआ? सोच के देखो, what does this value 1/3 means? तो अपने दिमाग में आया कि सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 बार डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 बार कॉम्पोजिट फेस आएगा। पहली चीज यही माइंड में क्लिक करती है ना। पता चला हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर लिए और डाइस को 3 बार थ्रो कर दिया, है ना। तो पता चला 1 बार भी कॉम्पोजिट नहीं आया, है ना। अब हमने मतलब ऐसी तैसी कर दी थी कि क्या मतलब है यार, 1/3 आ रहा है और 1 बार भी मेरे नहीं आया। ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले तो ये करेक्शन करने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है। हाँ, सैंपल स्पेस बड़ा होना चाहिए। हाँ, नहीं सैंपल स्पेस बड़ा नहीं, ऐसे नहीं बोलो। मतलब आप जो 3 बार कंडक्ट कराए एक्सपेरिमेंट, तो जो आपको डिस्क्रिपेंसी दिख रही है वो 30 बार में कम हो जाएगी। किस लोग बात समझ गए? मतलब 30 बार करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि 30 बार कॉम्पोजिट आ गया, या ऐसा नहीं होगा कि 30 बार कॉम्पोजिट नहीं आए, ठीक है ना। हाँ, मतलब आपको वहां 1/3 के थोड़ा पास ही होगा रेशियो। फिर भी आप पीछे पड़ गए, आपने 30 बार कंडक्ट करा लिया, है ना। तो 30 बार कंडक्ट कराया तो नियम के हिसाब से 10 बार आना चाहिए था, तो 10 बार ना आके 6 बार ही आके रह गया। देट इज अ पॉसिबिलिटी,
लेकिन 300 बार करोगे तो और थोड़ा परफेक्शन की ओर जाए, 3000 बार करोगे तो और बेटर। तो मतलब अगर हम एक्सपेरिमेंट को इनफाइनाइट टाइम्स कंडक्ट कराने की ओर गए, है ना, तो फिर ऑलमोस्ट 1/3 बार आपको कॉम्पोजिट नंबर दिखेगा, इसका फिर कोई फ्लॉ नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि इसका मतलब ऑन एन एवरेज मल्टीपल टाइम्स जब आप इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराने लगे थ्रोइंग ऑफ अ डाइस के, तो आपको क्या फील आया कि लगभग 1/3 बार आपको वहां क्या अपीयर होता दिख रहा है, कोई ना कोई कॉम्पोजिट, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मतलब अगर एवरीडे लाइफ में हम बात करें तो मैथ्स यूजुअली इस्तेमाल होता नहीं, ठीक है ना, लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जिस और चीज़ें जा रही हैं, जितना डेटा का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, उसके एनालिसिस का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, तो 2 ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, दैट इज मतलब स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो इसीलिए देखते हो मतलब नेचर ऑफ क्वेश्चंस जो पीएनसी का या स्टैट्स का है ना, या प्रोबेबिलिटी का है, उसमें थोड़ा थोड़ा नंबर सिस्टम और लॉजिक्स इनको इंक्लूड करने लगा, क्योंकि अब उस और चीज़ें जा रही हैं, है ना, हर चीज़ डेटा ओरिएंटेड है, ठीक है ना। तो मतलब ये आपको आगे भी काम आएगा, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि अरे फिर भी सर ये रेशियो निकाल के मिला क्या, समझ आएगा आगे, ठीक है ना। अब मार्क्स, ठीक है ना। अब हाँ, इनफैक्ट कई ऐसे टाइम आएंगे, मतलब कई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां मैं फील करा दूंगा कि देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर पाते, बीच में आएगा वैसा, ठीक है ना। तो चलो अब यहाँ से नाउ वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। शुरू में हम बस एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का यूज टू हो रहे हैं, इसके बाद एक्चुअल थ्योरी प्रोबेबिलिटी की स्टार्ट होती है, जो ज्यादातर यही पूछता है, ठीक है ना। अब देखो मतलब दिस इज प्योर पीएनसी, है ना। अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 इन अ थ्रोइंग ऑफ पेयर ऑफ डाइसेस, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल, एनएस अपने पास कितना हो गया 36, और एनई की बात करोगे तो कितना हो गया टोटल ऑफ 7, कितने तरीके से आ सकता है 6, है ना। कौन सा 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, तो हम यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बोल दे रहे, है ना, कितना 6/36 यानी कि 1/6। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स इन टॉसिंग ऑफ 4 कॉइन्स वंस। तो अब टॉसिंग ऑफ 4 कॉइन्स वंस, देखो तो सैंपल स्पेस निकालते वक्त क्या फील हो रहा है, सबको 2-2 तरीके दे दो। अच्छा, टॉसिंग ऑफ 4 कॉइन्स वंस या एक कॉइन को 4 बार टॉस करो, बात तो एक ही है, ठीक है ना। अच्छा, जब तक यहां क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, हम मान के चल रहे हैं कॉइन्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब किस पर क्या है फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अपने को सैंपल स्पेस क्या दिखा 2⁴ यानी कि कितना 16। अब नंबर ऑफ इवेंट की जब हम बात करने लगे तो अब क्या कह रहा है कि गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स इन टॉसिंग ऑफ 4 कॉइन्स, ठीक है ना। तो वहां ध्यान दो, इधर 4 टॉसेज में से 3 टॉस चुन लेते हैं, और जो 3 टॉस चुने उन पे हेड कराने का तरीका भी एक होगा, और रिमेनिंग पे टेल कराने का तरीका भी एक ही होगा। तो आपको बेसिकली 4C3 × 1, तो आपको फेवरेबल कितना मिला 4। तो आपने यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या किया 4/16 यानी कि 1/4। अच्छा देखो इसमें क्या होता है, टॉसिंग ऑफ कॉइन्स में कई बार हमें आउटकम्स लिखने की जरूरत पड़ती है, मेनली 3 की और 4 की, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूं, तो जरूरत पड़ती है तो एक बार को देख लो, ऐसे तो सब लोग जानते ही होंगे। जैसे 3 डाइस के आउटकम सारे अगर लिखने हैं, सॉरी 3 कॉइन्स के कितने होंगे 8। अब वो लिखते कैसे हैं देखो, HH TT HT TH। अब HH TT HT TH ये 2 बार ऐसे लिख दिया, ठीक है, और इसके साथ एक H का कॉलम डाल दो और एक
टी का कॉलम डाल दो। तो ये आपने कौन से आउटकम्स लिख लिए? सारे आउटकम्स जब आपने 3 कॉइन्स को टॉस किया है, 3 यूनिफॉर्म कॉइन्स को टॉस किया है, ठीक है। अब देखो यहां पर जब 4 कॉइन्स की बात आएगी तो 4 कॉइन्स की बात में हम फिर कैसे करते हैं देखना, ठीक है ना। यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसे एच एच टी टी एच टी टी एच इसको 4 बार लिख देंगे, ठीक है, 4 बार लिख दिया। और अब एक बार H का कॉलम, H का कॉलम, H का कॉलम, H का कॉलम, ठीक है ना। T का कॉलम, T का कॉलम, और एक H का कॉलम, एक T का कॉलम, और एक T का कॉलम, और एक H का कॉलम। अब आप देखो यहां पर आपने 16 की 16 पॉसिबिलिटीज लिख ली। कई बार इस पे क्वेश्चन ओरिएंटेड होता है तो ये लिखना एक बार को आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, डाइसेस की भी बार बार बात होती है, पेयर ऑफ डाइसेस की। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाह रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या लिख रहा है, P एक फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, जिसका इनपुट है सारे नेचुरल नंबर्स, और मतलब डोमेन है सारे नेचुरल नंबर्स, और को डोमेन है क्लोज 0 से 1 ओपन, ठीक है ना। डोमेन है नेचुरल नंबर्स, को डोमेन है क्लोज 0 से 1 ओपन, ठीक है ना। तो देखो Px डिफाइन हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ फेसेस x व्हेन पेयर ऑफ डाइसेस आर थ्रोन वंस, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ फेसेस x व्हेन पेयर ऑफ डाइसेस आर थ्रोन वंस, ठीक है ना। तो अब जरा देखो तो यहां पर कुछ डेटा इकट्ठा करते हैं कि जैसे अगर मैं P2 बोलूं, है ना, तो कितना होगा 1/36। मैं अगर P3 बोलूं तो कितना होगा 2/36। P4 बोलूं 3/36। P5 बोलूं तो 4/36, है ना। P6 बोलूं तो 5/36। P7 बोलूं, अब यहां से देखो क्या होगा, P8 बोलूंगा तो अब कम होना शुरू हुआ 5/36। P9 बोलूं तो 4/36। P10 बोलूं तो 3/36, है ना। P11 तो 2/36। P12 तो 1/36। अब मैं इस फंक्शन को डिफाइन करता हूं Px को, ठीक है ना। तो Px को मैं देखो क्या डिफाइन कर रहा हूं, मैं डिफाइन कर रहा हूं x - 1/36 व्हेन x = 1 से लेकर 6 तक, सॉरी 7 तक, 1 से लेकर 7 तक, ठीक है ना। और 8 ऑनवर्ड्स क्या हो रहा है, तो देखो यहां पे ये और ये जोड़ो तो कितना आ रहा है 30, है ना। तो भाई इधर वाले में जो डाल रहे थे उससे एक कम आ रहा था, और इधर जो दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है उसमें जो डाल रहे हैं तो जो उधर जो आ रहा है उनका जोड़ ऑलवेज क्या आ रहा है 13। तो यहां से मैं इसको लिख रहा हूं /36, ठीक है ना। 13 - x /36, ठीक है, व्हेन x = क्या 8, 9 से 12, है ना। और जब सॉरी ये 1 गलत कर दिया, 2 ऑनवर्ड्स है, 2 ऑनवर्ड्स है ना, ठीक है। और जब x 1 या फिर 13 ऑनवर्ड्स है तो 0, ठीक है ना। तो ये हमने वो प्रॉपर फंक्शन डिफाइन कर लिया, और ये डेटा कई बार अब हमें फ्रीक्वेंटली काम आता रहेगा कि भाई इधर जब देख रहे हैं तो जो डाल रहे हैं उससे कम ऊपर ले रहे हैं,
और इधर जब देख रहे हैं तो 13 का काउंटर पार्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो अभी तक जो 2-3 क्वेश्चन आपको सिखाए उसमें क्या हो रहा है, जैसे ही आप क्वेश्चन देख रहे हो तो क्वेश्चन देखते ही आपको वहां पे रैंडम एक्सपेरिमेंट फील हो रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट फील होते ही सैंपल स्पेस फील हो रहा है, और सैंपल स्पेस फील होते ही जिसकी प्रायोरिटी पूछ रहा है वहां से इवेंट फील हो रहा है, और आप मस्त काम कर रहे हो। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज द चांस दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड नंबर, व्हाट इज द चांस दैट a randomly selected leap year has 53 Sundays. What is the chance that a randomly selected leap year has 53 Sundays? अब आप सोचो, लीप ईयर तो इनफाइनाइट है ना, तो एक्सपेरिमेंट क्या फील हो रहा है, टू सेलेक्ट अ लीप ईयर, तो यहां तो आपका सैंपल स्पेस का टूल ही फेल कर गया, है ना। तो आपको यहां पर इन नॉर्मल कोर्स आपको कभी ऐसा नहीं फील होगा, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि सैंपल स्पेस आप फील ही नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको वहां पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना होता है, ठीक है ना, सैंपल स्पेस को सोचने का। तो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना होता है, तो इसमें फिर ध्यान क्या रखना है कि वो जो 3 बातें हैं, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, वो वाला पार्ट का रोल यहाँ पे फिर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमने क्या सोचा कि भाई कोई भी रैंडमली सेलेक्टेड लीप ईयर में श्योर वीक्स कितने होंगे देख लेते हैं। तो हमने जब इसको 7 से डिवाइड किया तो ये आ गया 35, ठीक है ना, है ना। तो 52 वीक्स तो श्योर है ना। और ये डिवीजन फिर क्या फील करा रहा है कि कोई भी रैंडमली सेलेक्टेड लीप ईयर में 52 वीक्स तो पक्के हैं, और +2 नहीं, 2 कॉन्सेक्यूटिव डेज, 2 डेज नहीं, 2 कॉन्सेक्यूटिव डेज। तो एनी रैंडमली सेलेक्टेड लीप ईयर will have 52 sure weeks and 2 consecutive days, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करा, अपने थॉट को यहां पे खींच लिया और अब यहां से सैंपल स्पेस सोचते हैं, है ना। तो जब भी ये प्रोसेस होगा ना कि सैंपल स्पेस सोचने का तरीका बदल रहे हो, तो वहां पे इक्वली लाइकली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो फिर अब हमने सोचा कि अब अगर हम यहां से सोचना शुरू करेंगे तो इक्वली लाइकली है कि नहीं, तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आप कोई भी रैंडम पिक करोगे चीज तो यही होनी, ठीक है ना। तो आपको क्या फील हुआ कि यहां पर ये जो 2 कॉन्सेक्यूटिव डेज है, ये क्या क्या हो सकता है, या तो संडे मंडे, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे। यही वो 7 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और किसी की किसी पर कोई प्रायोरिटी नहीं है ना। तो अब यहां पर अपने पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस डिसाइडेड है, कितने हो गए, 7। और नंबर ऑफ इवेंट की जब आप बात कर रहे हो तो यहां पे फिर आपको देखना है कि भाई 53 संडेज चाहिए, तो 52 तो ऑलरेडी थे अपने पास, तो एक और संडे के जुगाड़ की जरूरत है, तो वो इन 2 जगहों पे आ रहा है, ठीक है ना। तो इन 2 जगहों पे आ रहा है, तो यहां से फिर हमें क्या फील हुआ कि नंबर ऑफ इवेंट्स इन ई इज 2, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया 2/7। इस तरह की चीज यूजुअली नहीं दिखेगी, बट दिखेगी कभी कभी, है ना। अब जैसे इसका एक और बढ़िया एग्जांपल है ये, कि कह रहा है what is the probability that the 4th power of an integer chosen randomly। अब सुनो, जैसे ही हमने एक्सपेरिमेंट सुना, बंद नहीं है क्या, देखो तो बंद है, देखो जैसे ही हमने एक्सपेरिमेंट सुना तो क्या थॉट आया, इंटीजर्स तो इनफाइनाइट है, नहीं, तो आप वो इंटीजर चूज कैसे करोगे, आप वो इंटीजर चूज कैसे करोगे, है ना। तो या तो
नॉर्मल जो सैंपल स्पेस का ऑब्जर्वेशन वो फेल हो गया, ठीक है ना, है ना। अब फिर तब देखते हैं आखिर पूछ क्या रहा है। तो पूछ क्या रहा है, बात लास्ट डिजिट की कर रहा है ना। तो अब हमने यहां पे क्या सोचा, दो तरीके से थॉट यहां आ सकता है। सबसे पहले तो हमें लास्ट डिजिट को किससे एंड कराना है, 6 से, और आप एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हो, रैंडमली एक इंटीजर पिक कर रहे हो, उसको 4 पावर से रेज कर रहे हो, रैंडमली एक इंटीजर पिक करके उसको 4 पावर से रेज कर रहे हो। तो पहले एक डेटा इकट्ठा करते हैं, है ना। लास्ट डिजिट ऑफ कोई नंबर ए और उसका 4 पावर, है ना। तो किसी इंटीजर ए का लास्ट डिजिट अगर कुछ है तो उसके 4 पावर का क्या होगा, पहले ये डेटा कलेक्ट करते हैं। तो अगर यहां 0 तो यहां 0, अगर यहां 1 तो 1, ठीक है ना। अगर यहां 2 तो 2 to the 4 to the 8 to the 6, है ना, ठीक है। तो ये हो गया 6, है ना। फिर अगर यहां 3 तो 1, 3 3 9 3 12, ठीक है, 1, है ना। फिर 4 तो 6, ठीक है। फिर 5 तो 5, फिर 6 तो 6, 7 तो 1, है ना। 7 7 9, फिर 7 3, फिर हाँ, ठीक है ना, 1, है ना। और इसके साथ रुको एक सेकंड, एट के साथ 6 और 9 के साथ वापस 1, ठीक है ना। तो ये देखो हमने ये डेटा इकट्ठा किया। तो अब देखो अपने माइंड में दो थॉट आ रहा है, ठीक है ना। एक तो हम वो रैंडमली सेलेक्टेड इंटीजर के लास्ट डिजिट पर फोकस्ड है, ठीक है ना। तो एक थॉट आ रहा है कि भाई ठीक है, ये लास्ट डिजिट के टोटल पॉसिबिलिटी कितनी, तो 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी रैंडमली पिक्ड इंटीजर के लास्ट डिजिट की ये 10 पॉसिबिलिटी 0 से लेकर 9 तक, ठीक है ना। और अब फेवरेबल के लिए क्या, तो हमें जो 4 पावर रेज करना है तो लास्ट डिजिट क्या चाहिए, 6। तो फेवरेबल हमें लास्ट डिजिट क्या दिख रही है, 4। तो आंसर इज 4/10। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये कह रहा है ना। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कह रहा है कि सर अल्टीमेटली उस रैंडमली पिक्ड इंटीजर को लेके 4 पावर ही तो कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको सैंपल स्पेस ट्रीट कर ले। एक थॉट आ रहा है ना, कि भाई या तो 4 पावर को रेज करने पर 0 आएगा या 1 आएगा या 6 आएगा या 5 आएगा। तो क्या हम इन चारों के सेट को सैंपल स्पेस ट्रीट करें, तुरंत जवाब आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि दीज आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। बारीकी पकड़ में आ रही, ठीक है ना। अच्छा, अगर इक्वली लाइकली हो जाते तो ये तरीका भी कामयाब हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि मैं मल्टीपल वे से सोच नहीं सकते, लेकिन उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने दो तरीके सोचा, एक सोचा कि ए के लास्ट डिजिट पे फोकस करते हैं, एक सोचा नहीं एक ही पावर 4 के लास्ट डिजिट पे फोकस करते हैं। तो सेकंड वाला क्या हो गया, गड़बड़। मतलब वो चीज हमें कैलकुलेशन में हेल्प नहीं करेगी। तो हम सीधा सीधा किस पे आ गए कि भाई ए की लास्ट डिजिट क्या। तो ए की लास्ट डिजिट क्या, तो आपको NS अपने पास क्या आया, 10। और जब आप एनी की बात करने लगे तो फेवरेबल वाला क्या दिखा आपको, ऐसा। तो आप क्या बोले, 4। तो देयरफॉर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बोले, 4/10, यानी कि 2/5। अभी स्टार्ट लेने से पहले कुछ कुछ बारीकी देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या मतलब केयरफुल रहने वाली बात है, ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है 4 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस आर रैंडमली प्लेस्ड इन अ लाइन, ठीक है ना। तो कह रहा है फाइंड द चांस दैट एक्सट्रीम 2 फ्रूट्स आर ऑरेंजेस, ठीक है। अब इसमें देखो एक बात इसने हमें बताई ही नहीं कि फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीसीज ये किस नेचर के हैं, सेम है कि अलग है। फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीसीज ये सेम है कि अलग है, क्वेश्चन ने नहीं बताया, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको 2 केस में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो केस 1 हमने क्या करा, A1 बात नहीं, A2 A3
A4, O1, O2, O3. मतलब we have got these 7 things. We have got these 7 things, है ना। और ये 7 चीजें एक लाइन में अरेंज होनी है ना। तो सैंपल स्पेस क्या आया? 7 फैक्टोरियल। फिर कह रहा है, अरे ध्यान दो, फिर कह रहा है नंबर ऑफ इवेंट्स। तो ये सातों चीजें ऐसे अरेंज हो कि एक्सट्रीम 2 फ्रूट्स क्या हो? ऑरेंजेस हो। तब एक्सट्रीम 2 फ्रूट्स ऑरेंजेस, मतलब इसको भरने का 3 तरीका, इसको भरने का 2 तरीका, और अब कोई भी कहीं जाए तो आपको यहां पर इसका फील क्या आया? 3 × 2 × 5 फैक्टोरियल। तो अब जरा देखो तो यहां पर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो निकाले वो हो गया 3 × 2 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। इट इज एक्चुअली 1/7। ठीक है ना। अब यहां पर हम लेते हैं केस 2, जिसमें हमने फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीसीज को अलाइक कर दिया। ठीक है ना। और अब देखते हैं तो यहां पर NS की बात करो तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना। और यहां से जब हम एनी की बात करेंगे तो देखो यहां पर एक्सट्रीम 2 फ्रूट्स आर ऑरेंजेस देखना है हमें, तो यहां पर तो आप 2 ऑरेंजेस डाल दो, कोई नहीं रोक रहा है ना। और अलाइक है तो चले गए। और आपने जब इनको अब रिमेनिंग 5 चीज़ों को अरेंज किया तो आप कह रहे हो 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये 7 × 5 है और यहाँ पर ये क्या है? 5 है। तो PE आपको क्या दिखा? तो कुछ अच्छा ऑब्जर्व हो रहा है क्या? फर्क ही नहीं पड़ा। तो अब सुना ध्यान से, चूंकि आप सारे फ्रूट्स को एक साथ ले रहे हैं है ना, और प्रोबेबिलिटी क्या है? रेशियो है। तो जैसा आप डिनोमिनेटर में फील कर रहे हो वैसा ही न्यूमरेटर में भी फील कर रहे हो। तो जब बात रेशियो की आएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? सारे एक साथ ले रहे हैं। पार्शियल लेंगे तो फिर ये बैठेगा नहीं मामला। सारे एक साथ ले रहे हैं तो बिल्कुल ठीक बात। तो यहां पर आप सेम ट्रीट करो, डिफरेंट ट्रीट करो, फर्क नहीं पड़ता। तो जब अपने पास चॉइस होगा कि सेम ट्रीट करें या डिफरेंट ट्रीट करें, फर्क नहीं पड़ता, तो हमें प्रेफर क्या करना चाहिए? डिफरेंट, क्योंकि वहां NCR लगता है। ज्यादा पसंद किसको हम करते हैं? डिस्टिंक्ट चीजों को, क्योंकि कोई भी थ्योरी NCR पर बेस्ड अगर हो जाए तो वो तो अच्छी चीज, ठीक है ना। तो यहां से हम ये बारीकी सीखे। एक और चीज देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ थोड़ा अलग सिखा रहा है, फिर उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे यहां एक क्वेश्चन है जिसमें, इसे ध्यान दो, जिसमें एक बैग है जिसमें 5 ग्रीन और 4 वाइट बॉल्स हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द बैग। कह रहा है फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट ऑल दीज बॉल्स बीइंग ग्रीन, है ना। तो यहां पर सैंपल स्पेस क्या हुआ? कोई भी 3 बॉल का चुना जाना, ठीक है। और नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हुआ कि तीनों के तीनों क्या है? ग्रीन है। ऑड्स अगेंस्ट ऑड्स इन फेवर, तो वो तो रेशियो से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तीनों के तीनों ग्रीन है, ये सोचना है, ठीक है ना। तो अब देखो, पहला थॉट माइंड में आता है कि सर यहां बॉल्स का नेचर तो बताया ही नहीं, है ना। अच्छा, अपने दिमाग में सीधा क्या आया कि ठीक है कितने बॉल्स चुने हैं? 3, तो टोटल बॉल्स कितने दिख रहे हैं? 9, तो हम 9C3 लगा देते हैं। लेकिन NCR का फॉर्मूला तो डिस्टिंक्ट चीजों में ही काम आता है। तो क्वेश्चन ने तो ये बताया ही नहीं कि ये बॉल्स जो 5 ग्रीन बॉल्स हैं ये एक जैसे है क्या, है ना। जैसे सोचो ना, मान लो अपने पास, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मान लो अपने पास ऐसे G G G और W W W ऐसा है, और आपको इसमें से 3 चीजों को चुनना है, तो क्या NCR लगेगा? नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अगर यही ऐसा है तो NCR लग जाएगा, है ना।
बोलो, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये बॉल्स बैग के अंदर है ना, तो जब ये बैग के अंदर ऐसे बाहर रखे रहना और बैग के अंदर रखे रहना में फर्क है, ठीक है ना। जब बैग के अंदर है तो आप ऐसे हाथ डाल के निकाल रहे हो, ठीक है ना। तो जब आप बैग में हाथ डाल के बॉल को निकाल रहे हो तो द ओनली थिंग मैटर्स कि कितने ग्रीन बॉल्स हैं। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? जो नहीं समझे इसको ऐसे फील करो कि मान लो अभी 5 ग्रीन बॉल है तो मेरे हाथ में ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी अगर 50 ग्रीन बॉल हो गए तो बढ़ेगी ना। बैग में जितने ज्यादा ग्रीन बॉल्स होंगे उतना ही हाथ में ग्रीन बॉल के आने के चांस बढ़ जाएगा। तो देखो ये सीधा किससे रिलेट हो रहा है, हाउ मैनी। तो यहां फर्क ही नहीं पड़ता कि आपको क्वेश्चन ने बताया है कि नहीं बताया, द ओनली थिंग मैटर्स इज वैल्यू, ठीक है ना। तो अच्छा, जो लोग समझ गए मेरी बात, ठीक है, नहीं तो देसी तरीका मान लो कि कभी भी ऐसा रहेगा तो क्या ट्रीट करिए कि बॉल्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। कितने लोग अच्छे से बात समझ गए? तो यहां वैल्यू मैटर कर रहा है, मतलब बॉल्स का बाहर रखा होना तब चुना जाना और बैग में रखा होना तब चुना जाना अलग है, ठीक है ना। तो अब यहां पर तो देखो ये सब पचड़ा ही नहीं रहा फिर तो यहां पर सीधा सैंपल स्पेस की बात करोगे तो कितना हो गया बोलो, 9C3। और एनी की बात करें तो कितना हो गया? तीनों बॉल क्या चाहिए? ग्रीन। तो तीनों बॉल ग्रीन चाहिए तो 5C3। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ गया? ये आ गया अपने पास 5 × 4 × 3 अपॉन 9 × समझ रहे हो, 9 × 8 × 7। हाँ रुको, ठीक है ना, पी तक पहुंच रहे फिर तो जो चाहेगा लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। ऑड्स अगेंस्ट ऑड्स इन फेवर हो, पी तक पहुंचे, है ना। अब पी तक पहुंचे तो यहां पर क्या है देखो, ये कितना सॉल्व हो क्या आ रहा है ना। तो ये अपने पास हो गया 3 3 = 9 और 4 2 = 8, तो ऊपर तो बच गया 5। अरे आएगा, चुप रहे, फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे सेम ट्रीट कर ले, चुप रहे तू। 5/42, ठीक है। तो 5/42। तो अब अगर हमें ऑड्स इन फेवर पूछा होता, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई पूछा होता, है ना, इवेंट ई पूछा होता तो ये क्या होता? इज 5:37। और अगर ऑड्स अगेंस्ट पूछा होता, है ना, ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ई, इवेंट ई, तो ये हो जाएगा इज 37:5। तो देखो आपको किसी भी क्वेश्चन में अब के बाद ऑड्स इन फेवर और, अरे कहां खोया हो, इधर देखो, ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट पूछा तो उसको इग्नोर मारो शुरू में, है ना, उसका रोल आखिर में आएगा। अपने को सीधा किस पे फोकस करना है? अकरेंस पे। अकरेंस आ गया तो फिर तो तुरंत फेवर पूछा फेवर बता देंगे, अगेंस्ट पूछा अगेंस्ट बता देंगे, ठीक है ना। नाउ वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें थी जिससे हमने कुछ बेसिक बारीकी समझी। अब यहाँ देखो नॉर्मल क्वेश्चंस करते जाएंगे फास्ट फास्ट, और पीएनसी के अभी टच में है तो आराम से निपटता जाएगा। अब जब देखो कह रहा है देयर आर 30 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 30, 3 टिकट्स आर रैंडमली ड्रॉन। अब मैं देखो 3 टिकट्स आर रैंडमली ड्रॉन, जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तुरंत एक्सपेरिमेंट फील होता है, और एक्सपेरिमेंट फील होते ही हाथ के हाथ हमें क्या फील होता है? सैंपल स्पेस। तो यहां पर सैंपल स्पेस क्या हो गया? 30C3, ठीक है ना। अब आगे जब बढ़ेंगे तो किसी ना किसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा होगा, है ना। तो यहां पे क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 नंबर्स ऑन द सिलेक्टेड टिकट्स आर इन एपी। तो अब यहां पर जब आप एनी की बात करने लगे तो यहां पर हमने अभी जस्ट इसको 1-2 दिन पहले ही टैकल किया है, 1 2 3 up to 30। तो इसमें ध्यान क्या रखते हैं? ए बी सी अगर एपी में है तो 2B = A + C, ठीक है ना। तो हम चुनेंगे 2 ऐसे नंबर जिनका जोड़ इवन हो, तो ऑटोमेटिकली तीसरा नंबर आ जाएगा। तो यहां से हम क्या बोलेंगे?
15C2 प्लस 15, ठीक है ना। तो जो भी होगा अपना P आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कह रहा है 10 persons आर टू बी डिवाइडेड इन 5 pairs, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 पर्टिकुलर persons से A एंड B आर इन द सेम पेयर। अब हर बार क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ोगे ऐसे सैंपल स्पेस क्लिक करेगा, एक्सपेरिमेंट फील हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट क्या फील हो रहा है, 10 जने हैं, उनको 5 पेयर में बांटना है, मतलब 2-2, है ना। तो अरे रुको, तुम लोग डुबाओ मत, मैं ही बोल के खुश होता हूँ कि पीएनसी के अच्छे टच में है अभी। बताओ ना, एनसीआर लगा रहा है, ठीक है, लग एनसीआर ही रहा है ना, लेकिन ग्रुपिंग काहे को पढ़े फिर, है ना। 2 2 2 2 2, तो सैंपल स्पेस क्या हुआ, चुप 2 फैक्टोरियल की पावर 5 इंटू 1/5 फैक्टोरियल, बंडल बन के तैयार, ठीक है ना। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 पर्टिकुलर पर्सन्स से ए बी आर इन द सेम पेयर। तो जब हम यहाँ नंबर ऑफ इवेंट्स ई कैलकुलेट करने लगे तो ए बी तो रस्सी से बांध दिया, मतलब ये एक पेयर है ना। तो फिर बचे कितने लोग, 8 लोग। तो 8 लोगों का क्या करोगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 फैक्टोरियल और अपॉन 2 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 1/4, ठीक है ना। फिर देखो कह रहा है अ फैमिली हैज 3 चिल्ड्रन विथ ईच चाइल्ड बीइंग इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अब इसके बाद चीजें हैं। तो जैसे ही हमने सुना कि अ फैमिली हैज 3 चाइल्ड, तो वहां से सैंपल स्पेस फील होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बर्थ, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, है ना। तो आप देखो ये जो ऑर्डर ऑफ बर्थ है इसमें सबके लिए कितने रास्ते खुले, 2 2 2, है ना, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया 2 की पावर, ठीक है ना। अब यहां पर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट के लिए एनी क्या होगा, फर्स्ट के लिए एनी की बात करें तो क्या कह रहा है, द यंगेस्ट वन इज अ बॉय, है ना। तो यंगेस्ट वन इज अ बॉय मतलब यहां पर बॉय, बोलो। तो यंगेस्ट वन इज अ बॉय मतलब क्या आ गया, 2 की पावर 2, 2 तरीके, है ना, इनको भरने के 2 तरीके, ठीक है ना। और सेकंड की बात करेंगे, अच्छा मैं कहीं पी नहीं निकाला, उसके बाद तो फिर आप रेशियो करोगे, मैं तो एनी एन एस पे डील कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब सेकंड के लिए एनी की बात करोगे तो क्या कह रहा है, देयर आर 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय। तो 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय, तो सबसे पहले आप 3C2 से सोच लो, क्या कौन से 2 को गर्ल। अब मान लो कौन से 2 को गर्ल, तो मान लो आप यहाँ गर्ल गर्ल भरोगे तो इसमें अपने आप बॉय भरोगे, तो क्या हो जाएगा 3C2 इंटू, ठीक है। अब इसी में डेटा बड़ा कर दे, कह रहा है अ फैमिली हैज 6 चिल्ड्रन विथ ईच चाइल्ड बीइंग इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 2 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। खत्म। क्या हो जाएगा, NS यहाँ पर क्या कर दोगे, 2 की पावर 6, एनी क्या कर दोगे, तो बेसिकली अपने पास ऐसे ऑर्डर ऑफ बर्थ है 6, ठीक है ना। तो एनी क्या हो जाएगा 6C4 इंटू 1, है कि नहीं। जो 4 चुनेंगे उनमें बॉयज करा देंगे, बाकी 2 में गर्ल्स करा देंगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है कि लेट Aij बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 विथ एंट्री 0 और 1, ठीक है। लेट E बी द इवेंट दैट A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो PE इज। अब यहां से थोड़ा थोड़ा सोचना, अपने पास जो A है वो क्या है, कुछ ऐसा A B C D, ठीक है ना। और अलाउड क्या क्या है, 0 और 1। तो आपको NS यहां क्या फील हुआ, 2 की पावर 4, ठीक है ना। A के लिए भी 2 रास्ते, B के लिए भी 2 रास्ते, A के लिए भी 2 रास्ते, B के लिए भी 2 रास्ते और C के लिए भी 2 रास्ते, D के लिए भी 2 रास्ते। अब एनी की बात करें तो हमें क्या सोचना है कि A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स,
मतलब हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि एनी के लिए कि डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाए, नॉन जीरो। तो डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है ना, और अपने को 0 और 1 को यूज करना है। तो जरा देखो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो जैसे मान लो मैं 1 1 1 और 0 कर दूं, ठीक है ना। तो अगर हम ये 3 1 और 1 0 को घुमा रहे हैं, बोलो, अगर हम ये 3 1 और 1 0 घुमा रहे हैं तो हर हाल में डिटर्मिनेंट क्या आएगा, नॉन जीरो, ठीक है ना। तो बताओ तो ये कितने तरीके से घूमेगा, बोलो, 4 तरीके से, कोई भी 3, है ना। फिर और क्या हो सकता है, रुको ना, ऐसा डायगोनली 1 और 0, बोलो, ऐसा कितना हो सकता है, 2, कितने हो गए, 6। आप यहाँ पर यानी क्या बोलोगे, सर ये डिटर्मिनेंट है ना। तो यहाँ पर एनी क्या बोल रहे हो, 6, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गया, 6/60, यानी कि 3/8, ठीक है। फिर देखो क्या कह रहा है इस बार कि लेट SMAIJ है ना, और AIJ है अपने पास 0 1 2, मतलब इस बार 3 चीजें अलाउड है, AIJ 0 1 2, ठीक है ना, बी अ सैंपल स्पेस। एंड A के लिए कह रहा है कि M बिलोंग टू S, है ना, M इज इन्वर्टिबल। इतना ताम झाम करके ये क्या कहना चाह रहा है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की बात करनी है, ठीक है ना। तो वंस अगेन यहां पर ये क्या है, ABCD, और इस बार देखा जाए तो अपने पास पॉसिबल एलिमेंट्स क्या है, 0 1 और 2। तो आपको NS आ रखा है कितना, 3 की पावर 4, ठीक है ना। अब यहाँ एनी पे फोकस करना है, ठीक है ना। अब फिर मैं यहाँ देखो ना, धीरे धीरे कमांड आएगा। जैसे देखो यहाँ पर हम अगर डिटर्मिनेंट की बात करें तो बेसिकली डिटर्मिनेंट क्या होगा, AD माइनस BC। तो जरा सोचते हैं कि AD माइनस BC को 0 रखने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो AD माइनस BC को 0 रखने का मतलब क्या हो गया, AD इक्वल्स टू BC, ठीक है ना। अब अलाउड एलिमेंट्स क्या है, 0 1 और 2, है ना। तो जरा देखो तो AD इक्वल्स टू BC क्या क्या ले सकता है। तो एक तो ये ले सकता है 0, ठीक है, एक तो ये ले सकता है 0, है ना। तो 0 इसको लेने के तरीके कितने होंगे। अब देखो मैं यहां क्या करूंगा, पहले A और D पे सोचो, है ना। तो A और D दोनों को मैंने 3 तरीके दे दिए, मतलब 3 स्क्वायर, है ना। अब सोचो ना, AD को अगर 0 होना है तो एटलीस्ट 1 ऑफ AD क्या होना चाहिए, 0। तो मैंने 3 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर घटा दिया, नहीं समझे। A को 3 रास्ते, D को 3 रास्ते। अब इसमें अनवांटेड क्या है, जब 0 इन्वॉल्व हो रहा होगा, सॉरी 0 इन्वॉल्व नहीं हो रहा होगा। तो 0 इन्वॉल्व नहीं हो रहा होगा तो A को सोचने के कितने रास्ते, 2 रास्ते, D को सोचने के 2 रास्ते। तो अगर आप 3 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर उड़ा दोगे तो बचा क्या, नहीं समझ आ रहा, अरे क्या आ रहा है, देखो A D तुमने 3 रास्ते दिए, है ना, और फिर A D तुमने 2 रास्ते दिए, है ना। तो 3 रास्ते में 0 1 2 दोनों तीनों दे रहे हो, 2 रास्ते में खाली 1 और 2 दे रहे हो, है ना। तो यही वाला तो नहीं चाहिए। एंड सेम फॉर BC, यानी कि 2 बार, जैसा आपने AD के लिए सोचा वैसा BC के लिए, ठीक है। अब इसके बाद या फिर आप सीधा सोच लो, सीधा भी सोच सकते हैं, डेटा छोटा है, बट ये बेहतर है, मतलब ज्यादा अच्छा तरीका हुआ, ठीक है ना। मतलब क्योंकि यहां एलिमेंट और बड़े हो जाएंगे तो ये सोचना ज्यादा इजी होगा, ठीक है ना। अब देखो तो जैसे अगर सीधा सोचते तो क्या सोचते, किसी एक को 0, दूसरे को 3, दूसरे को 0, पहले को 3। अब इसमें पहले को 3 और इसमें एक चीज 0 0 रिपीट हो गया, तो 6 में से 1 कितना आया, 5। ऐसे भी कितना आ रहा है, 5। नहीं समझे क्या, 5 इतना है करके क्या देख रहे, समझा क्या,
पक्का? हाँ तो फेस एक्सप्रेशन अच्छा रखेगा, हैं ऐसे करके देख रहे। दो तरीके से बोला, एक तो बोला 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और एक बोला क्या, सीधा चलो कि एक को 0 दूसरे को 3 रास्ते, दूसरे को 0 पहले को 3 रास्ते। इसमें एक वैल्यू को आपने 2 बार गिन लिया जिसमें दोनों पे 0 होता। ठीक है, अब चलो, अब नेक्स्ट हम करते हैं AD और BC दोनों 1 होता। यहां तो कोई चॉइस ही नहीं है, एक ही तरीका, नहीं सब 1 हो जाए और तो कोई रास्ता है नहीं। फिर आते हैं चलो कि AD और BC दोनों 2 हो जाए। ठीक है ना, तो दोनों 2 हो जाए मतलब क्या होगा, 1 और 2, 1 और 2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो अब AD को 1 और 2 दो तरीके से रोटेट कर सकते हो, ऐसे ही BC को। तो बेसिकली 2 इंटू 2 कितनी बार, सॉरी 2 कितनी बार, 2 बार, 2 इंटू 2, समझे क्या? ठीक है ना। और अब क्या बचता है, AD और BC 4, इसका भी एक ही रास्ता, सब 2 हो जाए ना। तो अब इसको जोड़ लेते हैं, तो ये अपने पास ये कितना था, ये अपने पास था 25, ये 1 है ना, ये 4 है ना, तो यहाँ टोटल कितना आया, टोटल आया 31। तो ये तो हमने 0 वाला निकाला, तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE इक्वल्स टू 1 और माइनस 31/8। ठीक है, अब चलो फिर देखो नेक्स्ट कह रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन 2 इंटू 2 मैट्रिक्स विथ ऑल द एंट्रीज फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम्स इज सिंगुलर इज इक्वल टू, अब इसको दिमाग लगाओ, देखो ना अपने पास ये हो गया ABCD, और यूज करने के लिए अपने पास फर्स्ट 10 प्राइम्स है, तो NS तो हो गया 10 की पावर 4। चलो अब देखो इसमें क्या होगा, जरा एक मैट्रिक्स ये सोचो, जब हम सारे सेम प्राइम ले रहे हैं, बोलो ना, जब सारे सेम प्राइम ले रहे हैं तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0, है ना, बात नहीं। और एक मैट्रिक्स ये सोचो कि जिसमें हम 2 प्राइम्स को इन्वॉल्व करा रहे हैं, ठीक है ना, 2 प्राइम्स को इन्वॉल्व करा रहे हैं, और ऐसे इन्वॉल्व करा रहे हैं कि या तो दोनों सेम कॉलम में है या दोनों सेम रोज में है। आप देखो इस केस में भी डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन सेम कॉलम और रो होना सेम है। तो जैसे देखो, तो आप अगर नंबर ऑफ इवेंट्स की बात करोगे, मतलब बेसिकली हमने कहां से दिमाग चलाना शुरू किया कि कोई 1 प्राइम यूज हो, कोई 2 प्राइम यूज हो, कोई 3 प्राइम यूज हो, एंड सो ऑन। ठीक है ना, डिस्टिंक्ट प्राइम्स की बात हो रही है। तो जब 1 प्राइम यूज हो रहा है तो ऐसा तो 10C1 एक 10 तरीके, ठीक है ना। अब जब कोई 2 प्राइम्स यूज हो रहे हैं तो 1 सच सिलेक्शन विल गिव यू 4 मैट्रिक्स। देखो जैसे 2 2 3 3 स्विच कर दो, ऐसे 2 2 3 3 स्विच कर दो, ठीक है ना। तो आपको हो गया इंटू 4। और इनमें कुछ आ सकता है क्या, नहीं, क्रॉस करोगे तो फंस जाएंगे, नहीं समझ आए, क्रॉस करें तो स्क्वायर हो जाएगा ना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 प्राइम पे आते हैं, तो 3 प्राइम में तो पॉसिबल हो ही सकता है, वो वैल्यूज ही अलग अलग हो जाएंगे, AD और BC अलग वैल्यूज हो जाएंगे, यही दो रहे, फिर लोग सोच लिए, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से ये कितना आ गया अपने पास 10, और इसको क्या बोल देंगे 180। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ गया 190/10 की पावर 4, यानी कि 19/1000, ठीक है ना। चलो मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अपने पास सेट A है x, y, ठीक है ना। तो A to A रिलेशन है ना। तो सबसे पहले A क्रॉस A को माइंड में ले आओ, है ना। किधरों ने ऐसे स्टार्ट लिया, x x y y, है ना, x y और y x, इसके क्रॉस के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है ना। ये लिखते ही हमें NS क्लियर हो गया है।
2 की पावर 4 यानी कि 16। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 16 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें क्या ध्यान रखना है कि इवेंट में क्या आएगा, वही रिलेशन जो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों, तो वही रिलेशन जो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखो कि एक्स एक्स होना जरूरी है, ठीक है ना। सॉरी ठीक है नहीं सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बोल रहा है ना, मेरे दिमाग में आ गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों होना है। तो देखो पहली बात तो ये जोड़े से आएंगे, अगर आएंगे तो, ठीक है ना। अच्छा, इनके आने में कोई दिक्कत नहीं है और फाई के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, फाई के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बोलो आंसर दिख रहा है? नहीं, गलत हो गया, फाई सोचा था। देखो अब बेसिक, अच्छा रिलेशन का मतलब क्या हुआ, अब ए क्रॉस ए का सबसेट सोच रहे हैं, तो देखो एक सबसेट ये तैयार है, अरे बोलो ना, एक सबसेट ये तैयार है, एक सबसेट x, x तैयार है, 5 है ना, ठीक है। फिर एक सबसेट ये तैयार है, ठीक है ना। अच्छा, इनके होने से ट्रांजिटिव डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो 3 तो हमने सोच लिया है ना, और क्या क्या सोचे? एक तो x x y y और एक सब चारों वाला। एक तो अपन एक्स एक्स वाई वाई सोच लेते हैं, ठीक है ना, एक्स एक्स और वाई वाई, बिल्कुल ठीक बात। अभी तक भी ट्रांजिटिव डिस्टर्ब नहीं हुआ, हम सिमेट्रिक बना रहे हैं, ट्रांजिटिव वो बाय डिफॉल्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब यहां के बाद अब संख्या, मतलब बेसिकली एक एलिमेंट वाला जितना सोच सकते सोच चुके, 2 एलिमेंट वाले जितने सोच सकते हैं सोच लिए क्या? नहीं, अभी इस पे विचार करना बाकी है। लेकिन क्या होगा अगर केवल इन्हीं दोनों को रख लोगे, तो फिर वो ट्रांजिटिव का मामला फंस गया, क्योंकि एक्स वाई वाई एक्स है तो फिर एक्स एक्स भी चाहिए, नहीं समझ आया? ट्रांजिटिव का मामला फंस गया। तो अब 2 वाले जितने सोचने थे हम सोच चुके, अब क्या सोचते हैं? 3 वाले, है ना। तो 3 वाले के लिए जरा सोचो, तो जैसे ही हमने ये एक्स वाई और वाई एक्स रखा, तो यहां से सबसे पहले आया कि भाई एक्स एक्स रखना जरूरी है, और इसी को पलट के सोचो तो वाई वाई भी रखना मजबूरी है। तो यहां पर फिर आएगा वाई कॉमा वाई, इसका मतलब 3 एलिमेंट के साथ हम ट्रांजिटिव तो बना ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहां पर आपको नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो गया? 5/60, ठीक है।